Hello and welcome back everyone to chemistry classes. Continuing with the solutions of GATE 2018 question paper. In this video I am starting with question number 34, which is a one-dimensional enharmonic oscillator is treated by perturbation theory. तो इस क्वेश्चन में आपको एक वन डायमेंशनल एनहार्मोनिक ऑसिलेटर दिया है, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर, और उसे बोल रहे हैं कि उसे इन्होंने ट्रीट किया है पर्टर्बेशन थ्योरी से। तो जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसे तो यूज किया गया है एज अ अनपर्टर्ब्ड सिस्टम, और जो पर्टर्बेशन है उसका कांस्टेंट आपको दिया है 1/6 गामा एक्स क्यूब, जहां पे जो ये गामा है विच इज अ कांस्टेंट। यूजिंग ओनली द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन द टोटल ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द एनहार्मोनिक ऑसिलेटर इज। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का यूज करके आपको टोटल ग्राउंड स्टेट एनर्जी बतानी है, और वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आपको वेव फंक्शन इसमें दे दिया है। तो एकदम देखने में जो ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा कि क्वांटम केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है, पर्टर्बेशन थ्योरी से आ गया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पहली बात तो छोड़ना नहीं है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, और ये इतना इजी क्वेश्चन है कि इसमें आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। इसके ऑप्शंस आपको ऐसे बनाए गए हैं कि आप डायरेक्ट ऑप्शन से ही अपना आंसर देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। जैसे कि इसमें आपको अनपर्टर्ब्ड सिस्टम दिया गया है और पर्टर्ब्ड सिस्टम दिया गया है, उसका बेसिकली जो समेशन है वो आपको टोटल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो अभी हम उस अनपर्टर्ब्ड वाले की बात नहीं करते हैं, जो अनपर्टर्ब्ड है उसे अभी अलग रखते हैं, पहले हम पर्टर्ब्ड वाला देखते हैं। तो जो आपका पर्टर्ब्ड का बेसिकली ऑपरेटर है वो आपको 1/6 गामा एक्स क्यूब दिया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका ऑपरेटर है दिस इज ओड। ओड क्या होता है, मैथमेटिक्स में हम देखते हैं कि सपोज हमारा कोई फंक्शन है, उसमें अगर एक वेरिएबल है x और उसमें अगर आप उसे -x करेंगे, अगर आपको -x रखने के बाद भी वो फंक्शन सेम ही मिलता है, मतलब f of -x is equals to fx, तो उसे तो बोलते हैं इवन। और अगर आपको f of -x करके -fx मिलता है तो वो होता है ओड। तो अगर आप देखें तो जो आपको ये पर्टर्बेशन का ऑपरेटर गिवन है ये आपका ओड है, और जो आपका इसमें साई एक्स जो आपको वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन दिया गया है वो है ग्राउंड स्टेट का, क्योंकि यहाँ पे ये 0 लिखा है, ये ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो वेव फंक्शन आपको गिवन है दिस इज इवन, मतलब इस वेव फंक्शन में आप x की जगह -x पुट करके देखिए तो आप देखिएगा कि आपको साई ऑफ -x विल बी इक्वल्स टू साई ऑफ x। और ये हमें इन जनरल पता भी है कि जो हमारा ग्राउंड स्टेट होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर का वो हमारा इवन फंक्शन होता है, बट हम यहाँ से देख भी सकते हैं x की जगह -x डाल के आप देखेंगे तो आपको सेम ही फंक्शन मिलेगा, तो ये है इवन। तो जब आप इस पर्टर्ब्ड सिस्टम की एनर्जी जो आपको फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन गिवन है, जब आप ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे ये पर्टर्बेशन वाला कांस्टेंट ऑपरेटर और ऐसे ये आपको सोल्व करना होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका वेव फंक्शन है आपने देखा ये आपका इवन है, और ये जो आपका इसमें ऑपरेटर गिवन है ये आपका ओड है, और ये आपका इवन है। तो होता क्या है, ओड को इवन पे जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा, जब आप पहले इसे सोल्व करेंगे ओड को इवन पे अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ओड, और फिर उसके बाद यहाँ पे अब आपका इवन बचा, तो इवन और ओड विल अगेन गिव ओड। तो जब भी आपको ये ओड मिलेगा तो इसका मतलब है जो आपका आंसर होगा वो होगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पर्टर्ब है उससे जो आपको एनर्जी का कंट्रीब्यूशन मिला है वो है आपका 0, और अगर वो 0 हो गया तो इसका मतलब है जो गामा है आपका टोटल एनर्जी में कभी भी गामा नहीं होगा। और अगर आप ध्यान से सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो बी सी डी तीनों ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें गामा लिखा हुआ है। गामा लिखा हुआ होने का मतलब है कि उन्हें पर्टर्ब करने के बाद भी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन से उन्हें पर्टर्बेशन वाली एनर्जी मिली है, जो कि आपने देखा कि वो आपकी 0 आएगी। अगर वो 0 आएगी तो गामा जो है वो आपका टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन में नहीं होगा। तो इसमें एक ही ऐसा ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए, which is 1/2 h cross k by mu to the power 1/2। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ए, which does not have गामा, मतलब which is independent of गामा।
ये क्वांटम का क्वेश्चन था, एकदम देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट इसके ऑप्शंस ऐसे ही फ्रेम किए गए हैं कि आपको सिर्फ बेसिक लॉजिक लगाना है और आपको ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी, और बिना कैलकुलेशन किए यू कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेसिकली जब भी आप ओड को ओड पे लगाएंगे तो आपको इवन मिलेगा, ओड प्लस ओड विल गिव इवन एंड ओड प्लस इवन विल गिव यू ओड। और जब भी आपको ओड मिलेगा देन दैट विल फेच यू 0। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द O2 coordinated to metal ion centers in oxymyoglobin and oxyhemocyanin exists रेस्पेक्टिवली एज। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि जो हमारा मायोग्लोबिन है और जो हमारा हेमोसाइनिन है, हेमोसाइनिन, बेसिकली दीज आर द मोलिक्यूल्स दैट वी स्टडी इन बायो एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दे कैरी आउट सम फंक्शंस इन ऑर्गेनिजम्स। तो जब ये अपना फंक्शन कैरी आउट करते हैं देन दे बाइंड डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल विद देम। तो हमारे से क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब भी ये O2 के साथ बाइंड करेंगे तो O2 किस फॉर्म में इनके साथ बाइंड करता है। बेसिकली व्हेन दे विल कैरी आउट देयर फंक्शन देन इन व्हाट फॉर्म O2 इज बाइंड टू बोथ ऑफ देम। तो वही हमारे से पूछा गया है। तो मायोग्लोबिन में जब हमारा O2 बाइंड करता है देन इट इज बाइंड इन फॉर्म ऑफ O2 माइनस विच इज सुपर ऑक्साइड। और जब हेमोसाइनिन में हमारा O2 बाइंड होता है दैट इज O2 2 माइनस विच इज परऑक्साइड। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुपर ऑक्साइड एंड परऑक्साइड रेस्पेक्टिवली। Now the next question is spectroscopic ground state term symbols of cobalt ions in COH2O6 2+ and COCl4 2-। तो इसमें आपसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल पूछा है कोबाल्ट आयंस का। तो पहले आप इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो जो है हमारा H2O एक्वा लिगेंड है, ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो इसमें जो कोबाल्ट की आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी दैट विल बी +2, और जब हमारा कोबाल्ट +2 में होगा इट मींस इट इज D7 सिस्टम। सिमिलरली यहाँ पे हमारा क्लोरो लिगेंड है और 4 लिगेंड है। तो इसमें जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो दैट विल आल्सो कम आउट टू बी +2। तो इसीलिए ये भी हमारा D7 सिस्टम है। दोनों हमारे D7 सिस्टम है। अगर हम इनका इसमें हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाएंगे तो हम इनका ज्योमेट्री जान सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा ऑक्टाहेड्रल है बिकॉज जो हमारा वाटर है दैट इज वीक फील्ड लिगेंड, और जो हमारा यहाँ पे हेलोजन ये क्लोरो है दैट इज आल्सो वीक फील्ड लिगेंड। तो इसीलिए जो इसका ज्योमेट्री है दैट इज टेट्राहेड्रल। अब इसमें हमारे से क्या पूछा है, इसमें हमारे से पूछा है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। वैसे तो अगर हमारे से सिर्फ टर्म सिंबल पूछते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम 2s+1 ये निकालते हैं। बट जब हमारे से स्पेक्ट्रोस्कोपिक पूछा गया है तो बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपिक में ये फर्दर डिवाइड हो जाता है। अगर आप D7 का निकालेंगे तो जो आपकी ये L आएगा दैट विल बी एक्चुअली F। तो जो आपका F है दैट इज फर्दर डिवाइडेड, ये आपका 7 में स्प्लिट हो जाता है फर्दर। उस 7 में भी कुछ डीजेनरेट होते हैं तो फाइनली ये 3 लेवल्स में डिवाइड होता है। इसीलिए हम उसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक बोलते हैं। और इसमें आपसे पूछा है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट। तो जो आपका ये F, जो आपकी टर्म F आई है, ये फर्दर 3 में स्प्लिट हो रही है। तो उसमें भी जो आपकी सबसे नीचे वाली है उसे हम ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, और वही इन्होंने हमारे से इस क्वेश्चन में पूछी है। तो ये चीज बेसिकली हम ऑर्गेल डायग्राम से स्टडी करते हैं। तो अगर आप किसी भी D7 ऑक्टाहेड्रल का ऑर्गेल डायग्राम देखेंगे तो बेसिकली वो D2 और D7 दोनों ऑक्टाहेड्रल का हमारा सेम होता है। और उसमें होता क्या है, जब हमारा F वाली जो स्टेट होती है वो हमारी 3 में स्प्लिट होती है। तो जो उसमें सबसे नीचे होता है दैट इज T1G।
तो इसीलिए जो आपका COH2O6 2+ है उसकी जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट होगी दैट विल बी T1G। और जो हमारा टेट्राहेड्रल होता है बेसिकली D7 ऑक्टाहेड्रल और D7 टेट्राहेड्रल का जो हमारा ऑर्गेल डायग्राम है वो बिल्कुल अपोजिट होता है। और एक चीज और हमारी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में चेंज होगी दैट विल बी दिस G। ये जो G है दैट इज फॉर जिराड और ये हमारा ऑक्टाहेड्रल में आता है, ये टेट्राहेड्रल में नहीं आता है। तो रिवर्स भी हो जा रहा है। तो इसमें जो सबसे ऊपर होता है बेसिकली होता है T1G, T2G, A2G। तो अगर आप D7 टेट्राहेड्रल में देखेंगे तो उसमें होगा ये बिल्कुल अपोजिट। तो अपोजिट में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका T1, यहाँ पे आ जाएगा आपका T2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका A2। तो इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट होगी दैट विल बी T1G और COCl4 2- के लिए जो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट होगी दैट विल बी A2। और अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर A और B, ऑप्शन नंबर A और B में दोनों में T1G और A2 लिखा है। अब अगर आप गौर से देखें तो उसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी एक चीज है जो डिफर कर रही है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारी क्या होती है 2s+1। तो आप दोनों D7 सिस्टम है, D7 सिस्टम के लिए आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट कर लीजिए। आपका ये हाई स्पिन होगा, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब इसमें टोटल s होगा 3/2 और हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है 2s+1। तो 2 × 3/2 + 1 विल गिव यू 4। दोनों D7 सिस्टम है तो इसीलिए 4 T1G and 4 A2। So your final answer will be option number B, 4 T1G and 4 A2। So this is the direct question from Orgel diagram। इसमें आपसे सीधा स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट पूछी है। तो बस आपको ऑर्गेल डायग्राम में पता होना चाहिए कि जो आपका F वाला टर्म है वो ऑक्टाहेड्रल में कैसे स्प्लिट होता है और टेट्राहेड्रल में कैसे स्प्लिट होता है। फिर ग्राउंड पूछा है तो सबसे नीचे वाला जो उसमें आपको लेवल होगा दैट विल बी योर आंसर। एंड यू कैन आल्सो कैलकुलेट द स्पिन मल्टीप्लिसिटी यूजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द d orbitals। Now the next question is, generally the coordination number and the nature of electronic absorption band F to F transition of lanthanide 3 ion in their complexes are respectively। तो बेसिकली जो आपके लैंथेनाइड्स होते हैं उनमें FF ट्रांजिशन होता है। तो जो आपका F ऑर्बिटल होता है दैट इज डीपली रूटेड। जनरली हम क्या पढ़ते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन होती है वो हमारी ब्रॉड होती है। इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन हमारी ब्रॉड होती है, बट जब हम लैंथेनाइड आयंस में इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन स्टडी करते हैं ड्यू टू FF ट्रांजिशन तो वो हमारी होती है शार्प। और उस शार्प का रीजन क्या है, बिकॉज जो हमारा F ऑर्बिटल है दैट इज डीपली रूटेड, बिकॉज ये हमारा n-2th शेल है। तो इसीलिए ये जो ऑर्बिटल है ये हमारा आउटर एनवायरनमेंट लिगेंड के एनवायरनमेंट से अनअफेक्टेड रहता है और इसीलिए FF ट्रांजिशन की वजह से जो हमें एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है दैट इज शार्प। तो इसीलिए इसमें जो आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन बैंड पूछा है वो तो आपका शार्प होगा। तो इसी बेसिस पे आपका B और D ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया है जिसमें ब्रॉड दिया है। और अब आपका A और C ऑप्शन बचा है जिसमें एक में लिखा है greater than 6 और एक में लिखा है less than 6। तो बेसिकली योर आंसर इज greater than 6 एंड शार्प, बिकॉज जो लैंथेनाइड आयंस होते हैं दे जनरली फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ग्रेटर देन 6। मतलब आप देखेंगे कि लैंथेनाइड्स के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो 8 लिगेंड वाले भी होते हैं, तो इनका साइज बड़ा होता है तो दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर ग्रेटर देन 6। और जो इनकी एब्जॉर्प्शन बैंड है ड्यू टू FF ट्रांजिशन दैट इज शार्प। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ग्रेटर देन 6 एंड शार्प। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज second order rate constant for the reaction between, second order rate constant पूछा है और रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, कोबाल्ट NH3 5X N+। और इसे डिफाइन किया है कि अगर जो आपका X है अगर वो NH3 है तो X की वैल्यू आपकी 3+ है 3 है
और अगर आपका X H2O है तो भी आपकी X की वैल्यू N की वैल्यू सॉरी N की वैल्यू 3 है। और अगर आपका XCl माइनस है तो आपकी जो N की वैल्यू है दैट इज 2। तो अगर आप इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसमें भी आपकी 3 प्लस आएगी, इसमें भी आपकी सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी, इसमें भी +3 आएगी, और जब ये Cl माइनस है तो यहाँ पे +2 है तो इसमें भी आपकी +3 आएगी। और इसमें रिएक्शन अब किसके साथ की है, रिएक्शन की है आपकी CrH2O6 2+। तो इसमें जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2। अब सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन बिटवीन। अब आप ध्यान से देखिए कि इनके बीच में रिएक्शन क्या हो सकती है। बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कि कोबाल्ट 3+ है तो कोबाल्ट आपका बन जाएगा 2+, और जो आपका Cr2+ है वो आपका बन जाएगा Cr3+। तो बेसिकली आपका इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन की बात हो रही है। अब जो हमारी ये रिएक्शन होती है जनरली एक इनर स्फीयर से भी होती हैं और आउटर स्फीयर से भी होती है, बट जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस गिवन है बेसिकली दे आर इन्वॉल्वड इन इनर स्फीयर। तो इनर स्फीयर में जो हमारा सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट है वो हमारा तब ज्यादा होता है जब भी हम इनर स्फीयर में बात करते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो इनर स्फीयर के थ्रू लीड हुआ है, तो उसमें क्या होता है एक लिगेंड होता है जो हमारा ब्रिजिंग लिगेंड की तरह काम करता है। तो ब्रिजिंग लिगेंड हमारा जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट होगा, और जितना ज्यादा हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट होगा उतना ही ज्यादा हमारा रेट कांस्टेंट फास्ट होगा, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट। सेकंड ऑर्डर देने का मतलब तो सिर्फ ये है कि हमारी जो रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर है, इसका मतलब उसका दोनों पे डिपेंडेंस है, मतलब it can be of order 1 with respect to this complex and order 1 with respect to this complex, so the total order of the reaction will be 2। तो second order, और rate constant मतलब रिएक्शन की स्पीड हमें बतानी है कि रिएक्शन हमारी कितनी फास्ट हो रही है। तो जब भी हमारा ये लिगेंड अगर हमारा जो X इसमें, क्योंकि अगर आप देखें तो ये सिर्फ X ही है जो डिफर कर रहा है, एक बार इन्होंने NH3H2 और Cl दिया है, तो जो हमारा Cl माइनस जो हमारा क्लोरो लिगेंड है that is having very good bridging tendency। तो अगर हमारा Cl माइनस सबसे ज्यादा अच्छा ब्रिज फॉर्म कर पाएगा तो इनर स्फीयर से जब हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो हमारा सबसे ज्यादा फास्ट होगा। इन दोनों की जो ब्रिजिंग कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है जितनी Cl माइनस की है, तो इसीलिए Cl माइनस में हमारा सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट सबसे ज्यादा फास्ट होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक ही ऑप्शन ऐसा है बी, क्योंकि जो आपके H2O और जो आपका NH3 है इनमें जब आप सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट स्टडी करेंगे तो एक्चुअली आप एक्सपेरिमेंटली ही ये चीज डिटरमिन कर सकते हैं, मतलब आप थ्योरेटिकली ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका ऐसा कोई सॉलिड फैक्टर नहीं है कि जिसपे आप NH3 और H2O को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब अगर आपने ये बुक में पढ़ा है तो ही आपको पता होगा, नहीं तो आप ऐसा कोई फैक्टर नहीं लगा पाएंगे जिससे आप डिस्टिंग्विश कर पाए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस केस में फास्ट होगा NH3 और H2O में। अगर ऐसा होता तो इसमें एक ऑप्शन ऐसा भी गिवन होता जिसमें Cl माइनस तो सबसे आगे लिखा ही होता, बट यहाँ पे एक बार H2O एक बार NH3 और एक बार यहाँ पे NH3 और एक बार H2O, तब आपको कंफ्यूजन होता कि H2O और NH3 में हम कैसे कंपेयर करें। इसीलिए अगर आप गौर से देखेंगे तो एक भी ऑप्शन ऐसा गिवन नहीं है जो आपको कंफ्यूज करे। ए ऑप्शन में Cl माइनस को सबसे एंड में रख दिया, सी ऑप्शन में Cl माइनस को बीच में रख दिया, डी ऑप्शन में भी Cl माइनस को सबसे एंड में रख दिया, तो ये तीनों ऑप्शंस आपके एकदम कैंसिल हो गए। सिर्फ आपका एक बी ऑप्शन ऐसा बचा जिसमें Cl माइनस को सबसे पहले रखा गया है, और जो कि हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं बिकॉज ये हमारा ब्रिजिंग लिगेंड है। तो ये ब्रिजिंग लिगेंड है तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट होगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, Cl माइनस देन H2O देन NH3। अब अगर एक बार आपको आंसर पता चल गया कि अच्छा H2O का पहले है NH3 का बाद में है, तो अब तो आप बता ही सकते हैं, बट वैसे इसमें बताना थोड़ा मुश्किल है
वैसे मैंने एक तरीका भी सोचा था कि जब भी हम सिग्मा डोनर लिगेंड की बात करते हैं, मतलब जो हमारे सिर्फ सिग्मा डोनर लिगेंड्स होते हैं, उनमें जिनका डेलो मतलब जो स्प्लिटिंग कम कराते हैं उनका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट होता है, और जो स्प्लिटिंग ज्यादा कराते हैं उनका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का जो रेट है वो हमारा स्लो होता है। बट ये सिर्फ एक ट्रिक कह सकते हैं जो मैंने अपने लिए ही बनाई थी कि जब भी हम सिग्मा डोनर, ओनली सिग्मा डोनर्स, क्योंकि अगर आप H2 और NH3 की बात करेंगे तो दे आर ओनली सिग्मा डोनर्स, तो जब भी हम सिर्फ ओनली सिग्मा डोनर्स लिगेंड्स की बात कर रहे हैं तो उसमें जिनका डेलो कम होगा उनका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का फास्ट होगा। बट आप देख सकते हैं कि जब ये क्वेश्चन पूछा गया है तो दे ऑलरेडी नो कि इस क्वेश्चन को इन दोनों में कंपेयर करने में मुश्किल है, इसीलिए आपको ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं दिया गया है जिससे आपको इसमें डाउट क्रिएट हो। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is for the following reaction sequence। तो इसमें आपको एक रिएक्शन सीक्वेंस दिया है जो कि क्या है, 3NH4Cl प्लस 3BCl3, और पहले इसमें आपको हीटिंग की है C6H5Cl क्लोरोबेंजीन के साथ। तो आपको रिएजेंट देखते ही एकदम समझ आएगा, अच्छा एक नाइट्रोजन का सोर्स है, एक बोरोन का सोर्स है। सो दिस इज द फेमस प्रिपरेशन फॉर बोराजीन। जब भी आप बोराजीन बनाने जाएंगे तब आपको ऐसे रिएजेंट देखने में मिलेंगे। बट हमारा बोराजीन होता क्या है, हमारा बोराजीन होता है B3N3S6। कैसे, ऐसे कुछ होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज आइसोस्ट्रक्चरल विद बेंजीन। आइसोस्ट्रक्चरल भी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। और यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन पे प्लस, बोरोन पे नेगेटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस। बेसिकली ये दिस इज पार्शियल चार्ज। ओके, तो अब अगर आप गौर से देखेंगे इस रिएक्शन में तो यहाँ पे NH4Cl है और BCl3 है, तो बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन का सोर्स नहीं है। तो जब भी आप इस रिएक्शन को यहाँ पे कैरी आउट करेंगे तो आपको जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन बोरोन नाइट्रोजन, उसमें आपका लगा होगा Cl, मतलब इसमें आपका सब जगह Cl लगा है, तो भी आपका बोराजीन नहीं बना। तो आप इसीलिए सेकंड नंबर पे देखिए क्या दिया है, सेकंड नंबर पे दिया है LiBH4, इसके ऊपर डाला है LiBH4। और जब आप इसमें LiBH4 डाल रहे हैं तो बेसिकली दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा देगा, जितने भी Cl है सब रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पे आपका आ जाएगा हाइड्रोजन एंड यू विल गेट बोराजीन। तो ये आपका इसमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब X जो है वो आपका क्या हो गया, B3N3S6। तो आप इसमें देखिए, इसमें B3N3S6 को अलग ढंग में दिया गया है। कैसे, इसे ऐसे लिखा गया है HBNH होल थ्राइस। अगर आप इसे खोलेंगे तो B3 है, N भी 3 है और यहाँ पे H 2 है तो 6 हो जाएंगे, तो B3N3S6। तो इसमें C और D ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया। आपका जब भी जो प्रोबेबल ऑप्शंस बचे हैं वो आपके बचे हैं A और B। अब इसमें क्या किया, X तो आपको पता चल गया। अब क्या किया है, अब डाला है इसमें 3H2O एट रूम टेम्परेचर। तो जो हमारा बोराजीन बना है, बोराजीन में एक्चुअली हमारी दो साइड्स हैं, एक यहाँ पे नाइट्रोजन है और एक यहाँ पे है हमारा बोरोन। तो अगर आप देखते हैं तो हमें दिखता है कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और बोरोन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज है। बट दिस इज ओनली फॉर्मल चार्ज, ये इनका एक्चुअल चार्ज नहीं है। नाइट्रोजन इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर जो यहाँ पे एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट है जिससे वो रिएक्शन करेगा दैट इज नेगेटिव, और जो बोरोन के ऊपर चार्ज है दैट इज पॉजिटिव। ये सिर्फ हमारा फॉर्मल चार्ज है जो हमें यहाँ पे दिखता है कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है और बोरोन के ऊपर नेगेटिव है। अगर आप इस पे कभी भी किसी इलेक्ट्रोफाइल को और न्यूक्लियोफाइल को ऐड करेंगे, तो अगर आप इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करते हैं तो वो E+, तो वो हमारा हमेशा नाइट्रोजन से ऐड होगा, और अगर आप इसमें हमारे न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हैं तो वो हमारा
बोरोन से ऐड होगा। तो इसमें यहाँ क्या डाला गया है, इसमें यहाँ पे 3H2O डाला गया है, 3H2O। तो बेसिकली जो H2O है वो हमारा किससे बना है, H2O इज फॉर्म्ड ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। तो आप यहाँ पे H प्लस को तो मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, और जो OH माइनस है वो हो गया आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो आप इसमें क्या करेंगे, जो H प्लस है उसे किसके साथ कनेक्ट करेंगे, H प्लस को कनेक्ट आप करेंगे नाइट्रोजन के साथ, और जो आपका OH माइनस है उसे आप किसके साथ कनेक्ट करेंगे, उसे आप करेंगे बोरोन के साथ। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो HOH BNH2 होल थ्राइस, जो आपका ए ऑप्शन है उसमें क्या लिखा है HOH BNH2 होल थ्राइस, और जो आपका बी ऑप्शन है उसमें लिखा है HBNH2OH होल थ्राइस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम नाइट्रोजन के साथ किसे अटैच करेंगे, H को, तो हमारा ये NH था, ये हमारा बन जाएगा NH2। तो इसीलिए इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, HOH BNH2 होल थ्राइस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका नाइट्रोजन है उसके साथ तो आपका जुड़ा है H प्लस, और जो आपका बोरोन है उसके साथ एक हाइड्रोजन तो था ही, और उसके साथ अभी आपका क्या जुड़ गया है, OH। तो इसीलिए इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी बोराजीन पे ऐसी रिएक्शन होती है तो हमें फॉर्मल चार्ज दिखता है जिसकी वजह से हम गलती कर सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल चार्ज जो नाइट्रोजन पे है दैट इज नेगेटिव, और जो एक्चुअल चार्ज बोरोन पे प्रेजेंट है दैट इज पॉजिटिव। इसीलिए जो भी कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होगी वो बोरोन से जुड़ेगी OH, और जो नाइट्रोजन से जुड़ेगी दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज दैट इज H प्लस। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। Now the next question is, for an inverse spinel AB2O4 the A and B respectively can be। तो यहाँ पे inverse spinal AB2O4, पहली बात जो हमारा ये एक जनरल फॉर्मूला है AB2O4, इट इज फॉर स्पाइनल। जो हमारा स्पाइनल है वो हमारा बेसिकली FCC, जो उसकी पैकिंग है दैट इज FCC पैकिंग, और स्पाइनल में A और B2। तो अगर आप देखेंगे इसमें 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन मतलब इसमें टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया इसमें -8। तो इसका मतलब है जो AB2 है वो अगर हमारे जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो दे शुड प्रोवाइड +8। तो इसमें जो AB2 है, जो हमारा A होता है वो है हमारा +2 चार्ज का केटायन, और जो हमारा B है वो होता है हमारा +3 का। तो इसमें हमारे 2 +3 के होते हैं और एक हमारा +2 का होता है। तो जो हमारा स्पाइनल होता है उसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक को हम बोलते हैं नॉर्मल और एक को हम बोलते हैं इनवर्स, नॉर्मल स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल। तो नॉर्मल स्पाइनल कब बोलते हैं, एक्चुअली जो हमारा FCC है इसमें 2 तरीके के हमारे वॉइड्स हैं, एक है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड है अगर उसमें हमारा +2 वाला गया, और जो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसमें हमारे दोनों +3 वाले गए, तो तब तो होता है वो नॉर्मल स्पाइनल। बट अगर हमारा +2 वाला कैटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर ले, अगर हमारा +2 वाला कैटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर लेता है तो उसे हम इनवर्स स्पाइनल बोलते हैं। तो इसका भी रीजन है कि क्यों बोलते हैं, जैसे हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो हमारे कोऑर्डिनेशन, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें जो कैटायन प्रेजेंट है वो हमारा 6 साइड्स, मतलब उसके
जो नेबरिंग एटम्स या आयंस होंगे वो हमारे 6 होंगे, और जो हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड है उसके जो नेबर में होंगे, जो उसका फर्स्ट नेबर होगा वो हमारे 4 होंगे, तो उसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अगर देखा जाए तो जो हमारा +3 चार्ज का केटायन है वो ज्यादा स्टेबलाइज तब होगा जब उसके अराउंड 6 होंगे, मतलब तो इसीलिए अगर हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड वाला में है +2 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाले में है दोनों +3 तो नॉर्मल, बट अगर हमारा +2 वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा तो हम उसे इनवर्स स्पाइनल बोलते हैं। तो अब हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि हमारा +2 वाला कब कहाँ जाएगा और +3 वाला कब कहाँ पे जाएगा? तो बेसिकली CFSC से हम देखते हैं। CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज द फैक्टर विच विल डिसाइड कि कौन सा कैटायन कब कौन से वॉइड में जाएगा। तो CFSC जिसकी जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो हमारा जीत जाएगा। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए में आपको क्या दिया है? निकेल 2+ और गैलियम 3+। तो जो हमारा गैलियम 3+ है उसमें तो हम CFSC नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो गैलियम 3+ की तो CFSC हो गई 0। और जब आप निकेल 2+ की बात करेंगे तो निकेल 2+ इज D8 सिस्टम, तो इस D8 सिस्टम के लिए अगर आप CFSC कैलकुलेट करेंगे तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी, मतलब वो 0 नहीं होगी, दैट विल बी माइनस समथिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि निकेल 2+ के पास CFSC है और गैलियम के पास नहीं है। तो CFSC होने का मतलब तो इट इज द स्टेबलाइजिंग एनर्जी, मतलब ये एनर्जी अच्छी है, ये जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतना ज्यादा हमें फायदा है। तो निकेल 2+ के पास CFSC है और गैलियम के पास नहीं है, तो इसमें जीता कौन? निकेल 2+। और जैसे ही निकेल 2+ जीत गया तो वो क्या करेगा? वो टेट्राहेड्रल वॉइड में नहीं जाएगा, वो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। और जैसे ही हमारा +2 वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड में गया वो हमारा बन जाएगा इनवर्स स्पाइनल। तो इसीलिए इसका डायरेक्ट आंसर हमें पहले नंबर पे मिल गया, ऑप्शन नंबर ए, विच इज द करेक्ट आंसर। बट हम बाकी ऑप्शंस भी एक बार चेक करेंगे। आप देखिए ऑप्शन सी में क्या दिया है? Fe2+ और Cr3+। Fe2+ और Cr3+। Fe2+ आपका कौन सा सिस्टम है? Fe2+ इज D6 सिस्टम। और जो आपका Cr3+ है, Cr3+ इज Cr कहां पे आएगा? Cr में होते हैं हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इट इज D3 सिस्टम। तो अब आप इसमें CFSC कैलकुलेट कीजिए। जब आप Fe2+ में देखेंगे तो Fe2+ में अगर आप CFSC कैलकुलेट करेंगे तो Fe2+ में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप इसे मान के करेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, और Cr3+ की भी आपको टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल और Fe2+ की भी आपको टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में CFSC निकालनी होगी। फिर आप CFSC कंपेयर करेंगे तो जिसकी CFSC ज्यादा नेगेटिव होगी दैट विल विन, और वो उसी तरीके के वॉइड में चला जाएगा। अब आप देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या गिवन है? डी में गिवन है Mn2+ एंड Mn3+। Mn2+ और Mn3+। Mn2+ है आपका D5 सिस्टम, और जो आपका Mn3+ है दैट इज D4 सिस्टम। तो D5 सिस्टम जब भी आप ऑक्साइड आपका यहाँ पे लिगेंड है तो बेसिकली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आप फॉर्म कर रहे हैं, तो D5 सिस्टम के लिए जो आपकी CFSC हो जाएगी दैट विल बी 0, और D4 सिस्टम के लिए आप निकालेंगे तो कुछ ना कुछ नेगेटिव वैल्यू जरूर आएगी। तो यहाँ पे भी आपका जो Mn2+ है वो आपका हार गया, तो इसीलिए Mn2+ की CFSC कम हो गई तो वो अपना टेट्राहेड्रल वॉइड में ही जाएगा। तो अगर Mn2+ टेट्राहेड्रल वॉइड में गया तो बेसिकली नॉर्मल स्पाइनल हुआ, तो डी ऑप्शन में आपने ऐसे कैंसिल कर दिया। फिर आप देखिए Zn2+ एंड Fe3+। Zn2+ इज D10 सिस्टम, और जो आपका Fe3+ है वो है आपका D5 सिस्टम। D10 और D5 सिस्टम, और D5 और D10 सिस्टम में जब आप CFSC कैलकुलेट करेंगे तो दोनों की आएगी 0, तो आप CFSC के बेसिस पे इसमें बता नहीं सकते, तो ये नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करेंगे। तो नॉर्मल ट्रेंड में क्या होगा कि जो हमारा Zn2+ है वो टेट्राहेड्रल में ही जाएगा, और जो हमारा Fe3+ है वो हमारा ऑक्टाहेड्रल में ही जाएगा, तो दे विल आल्सो फॉर्म नॉर्मल स्पाइनल। तो नॉर्मल स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल के लिए बेस्ट तरीका हमारे पास यही है
कि हम CFSC निकालें। जो भी हमें दोनों तरीके के आयंस गिवन है, डाइकेटायन और ट्राइकेटायन, उनका आप CFSC कैलकुलेट कीजिए, अगर आप उन्हें ऑक्टाहेड्रल में भेज रहे हैं और अगर आप उन्हें टेट्राहेड्रल में भेज रहे हैं। फिर उन CFSC को आपको कंपेयर करना होगा, जिसकी CFSC ज्यादा नेगेटिव होगी दैट विल विन, और वो उसी तरीके के वॉइड में जाएगा। जो हमारे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये FCC में आपको पता होगा कि जो हमारे FCC है उसमें जो हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं दे आर 8, और जो हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं दे आर 4। तो हमारे स्पाइनल में 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड, तो इसीलिए उसकी ऑक्यूपेंसी रेशियो होती है 2/4 1/2। और जो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वो हमारा 1 ऑक्यूपाई होता है, और हमारे टोटल 8 हैं, तो उसकी जो ऑक्यूपेंसी रेशियो होती है दैट इज 1/8। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the reaction of PCl3 with PHLi in 1:3 molar ratio yields X। तो इसमें क्या किया है, PCl3 1 और PHLi 3, ये मोलर रेशियो आपकी गिवन है और इन्होंने रिएक्ट करके X दिया। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको साफ दिखेगा कि क्या बना होगा, PPH3 बना होगा और 3LiCl ये बना होगा। मोलर रेशियो देना क्यों जरूरी है, सपोज ये मोलर रेशियो ना दे, PHLi को एक्सिस में डाल दे, सपोज यहाँ पे 4 PHLi हो, तो ये फर्दर कैसे बन सकता है, ये फर्दर PPH4 ऐसे भी बन सकता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको A और D ऑप्शन में ऐसा दिखेगा भी, PPH4Cl ये एक स्पीशीज लिखी हुई है, बट ये स्पीशीज आपकी 1:3 मोलर रेशियो में नहीं बन सकती। PPH3 आपका 1:3 मोलर रेशियो में बनेगा, तो इसीलिए A और D ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका B और C अभी अब आपका प्रोबेबल ऑप्शन बचा है। फिर क्या हुआ है, इस X को फर्दर रिएक्ट किया है CH3I के साथ, PPH3 है और CH3I के साथ रिएक्ट किया है, तो जो फॉस्फोरस है दैट विल अटैक ऑन CH3 और आपको क्या मिलेगा, PPH3 CH3 फॉस्फोरस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और ये आपका I-, ऐसे एक आपको स्पीशीज मिल जाएगी। फिर ये जो आपकी स्पीशीज है दैट विल बी Y। नाउ द रिएक्शन ऑफ Y विद N-ब्यूटाइल लिथियम। वैसे अगर आप ये सब रिएजेंट्स देख रहे हैं, जैसे PPH3 देखा, फिर CH3I देखा, और अभी आपको नेक्स्ट पे क्या लिख दिया, N-ब्यूटाइल लिथियम विच इज अ बेस, तो आपको दिमाग में एक रिएक्शन आ रही होगी विटिग रिएक्शन। विटिग रिएक्शन का जो रिएजेंट है वो हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, वाइलाइट। तो जो आपका ये PPH3 CH3 प्लस I- बना है, इसके ऊपर जब आप बेस डालेंगे तो बेसिकली ये जो CH3 है इसका प्रोटॉन यहाँ पे लूज हो जाएगा। तो ये प्रोटॉन लूज करके क्या बनेगा, आपके पास स्पीशीज क्या थी, ये था, और फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज था I- CH3। अब आपने क्या किया, बेस डाला, तो बेस डाल के क्या होगा, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ये बन जाएगा आपका CH2-। तो ये आपका बना है Z, और आपसे यही पूछा है था प्रोडक्ट X, Y एंड Z आर। तो योर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन C, क्योंकि जो फॉस्फोरस है उसका लोन पेयर CH3 पे अटैक करेगा, ना कि I पे। अगर आप B ऑप्शन में देखें तो आपको कैसे लिखा गया है, PPH3I और CH3 बाहर, तो ये तो नहीं होगा। जो फॉस्फोरस है वो इलेक्ट्रोफिलिक, बेसिकली CH3 पे अटैक करेगा और I- विल लीव। फॉस्फोरस का लोन पेयर एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज पे अटैक करेगा, जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है विच इज CH3, तो वो अटैक करके PPH3 CH3 प्लस और I- बाहर आएगा। फिर उसके बाद बेस डालेंगे तो CH3 से प्रोटॉन निकल जाएगा। सो फाइनल आंसर इज C, जिसमें X इज PPH3, देन PPH3 CH3I, देन PPH3 डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड कैसे बनाया, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कंबाइन होकर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज द रिएक्शन विच इज यूज्ड व्हाइल डूइंग विटिग रिएक्शन, मतलब ये आपने यहाँ पे वाइलाइट प्रिपेयर कर लिया है। Yes, so final answer is C. So that's all for this video. I will be discussing rest of the questions in the upcoming videos, and if you have any queries then you can ask in the comment section.
थैंक यू सो मच।